हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुप्रयोग का दूसरा एप्लीकेशन। है ना, सेकेंड एप्लीकेशन है कि अनंत लंबाई के परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो हमारा एक परिनालिका है, उस परिनालिका के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जस्ट आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो जो चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आप सीखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिनालिका क्या होती है। परिनालिका का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो कोई भी एक सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? सोलेनॉइड बेसिकली एक हेलिक्स के शेप का एक कुंडली होता है। हेलिक्स का मतलब जैसे हमने क्या करा, एक वायर का पीस है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड है। हम क्या करते हैं, इस सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर जब इस वायर को इस तरीके से हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो इस तरीके से जो हमारा एक अरेंजमेंट बनता है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। जैसे इस तरीके से हमने इसको लपेट दिया ना, तो ये हमारा जो एक डिवाइस कह लो या एक इंस्ट्रूमेंट कह लो, तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट्स है इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में जो वायर्स होते हैं वो हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये जो फॉर्म होता है आपका यहाँ पे जो दिख रहे हैं छोटे छोटे इसमें फॉर्म में, इस तरीके से जो फॉर्म होता है ये हेलिक्स का शेप होता है। हेलिकल शेप कहते हैं हम इसको, कुंडलिनी क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं हम कुंडलिनी। तो जब किसी वायर को इस तरीके से किसी भी चीनी मिट्टी के रॉड पे या किसी प्लास्टिक के रॉड पे वायर को जब हम इस तरीके से व्रैप करते हैं, इस तरीके से उसको मोड़ देते हैं, तो इस कुंडलिनी शेप का जो हमारा एक डिवाइस बनना है, इसको हम कहते हैं परिनालिका। ठीक है। अच्छा, इसका यूज क्या है भैया? तो परिनालिका का यूज किया जाता है एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। जब हम क्या करते हैं, इस वायर को मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम क्या करते हैं, जब एक चीनी मिट्टी के बेलन के ऊपर या एक आयरन क्रोड के ऊपर आयरन का एक रॉड ले लेते हैं मोटी सी ठोस, और उसके ऊपर हम वायर को लपेट देते हैं, या जैसे एक प्लास्टिक का हमने रॉड ले लिया, ठीक ना, बेलनाकार, और उसके ऊपर हमने इस तरीके से वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया। तो ये जो शेप बनता है इसको हम कुंडली या परिनालिका कहते हैं। और जब इसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, इस कुंडली में क्या करते हैं, हम करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक ना। जब इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड एज अ मैग्नेट के जैसा काम करता है, और तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो इसके अराउंड जो हमारे कुंडली है, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। जैसे एक हमारे पास रॉड है ना, इसके ऊपर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर को लपेट देते हैं। इस तरीके से वायर को जब लपेट देंगे और इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, हमने क्या करा, इसमें धारा प्रवाहित किया इस दिशा में, ऐसे इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब इसमें इस तरीके से करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड जो है वो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए, इसका ये कोर है, इसको हम कहते हैं कोर। ये किस चीज का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, या प्लास्टिक का बना हो सकता है, या इसके अंदर एक आयरन की रॉड, जो नम लोहे की क्रॉड कहते हैं, तो नम लोहे की क्रॉड भी इसके अंदर डली हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोर, या इंग्लिश में कहते हैं क्रॉड कहते हैं। इसके ऊपर ये जो वायर लपटे गए हैं, ये वायर आपका क्या होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा। जैसे आपने देखा होगा जो मोटर के अंदर वायर लगे होते हैं, तो उसके ऊपर एक हल्की सी पतली सी परत चढ़ी होती है, प्लास्टिक की कोटिंग करी होती है। ठीक है, तो वो जो वायर्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऊपर हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है? देखिए, धारा इसमें इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें हम यूज करते हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल।
क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं हम इसमें। देखिए राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, ये आपको क्या कहता है कि अगर हम किसी कुंडली को या किसी परिनालिका को इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो हमारा फिंगर्स है ये फिंगर करंट के डायरेक्शन में घूमे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अपने फिंगर्स को इस तरीके से रोटेट करते हैं तो हमारा थंब जो है ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा। तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है। तो देखिए इसमें करंट इस तरीके से घूमते हुए आ रहा है, पीछे से ऊपर आया, नीचे की तरफ आया, ये इस तरीके से घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपका कुछ इस तरीके का इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जस्ट लाइक दिस। ये पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ। तो इस तरीके का क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड एक परिनालिका या सोलेनॉइड के अराउंड बनता है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास परिनालिका है, ये परिनालिका एक बार मैग्नेट के जैसा काम करता है, मतलब दंड चुंबक, जिसको हिंदी में कहते हैं दंड चुंबक। कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में यूज कर लेता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसका हिंदी बता दूंगा। कभी कभी हो जाता है फ्लो में, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाने की आदत है तो इसलिए फ्लो में निकल जाता है इंग्लिश के वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बनता है, इस तरीके से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब क्या है कि जैसे आपका कुंडली इस तरीके से, कुंडली या कुंडली में धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, हम उसको बीच में से काट देते हैं। देखिए इमेजिनेशन करना है, इस तरीके का हमारा एक कुंडली है, इस तरीके से वायर इसमें रोटेट कर रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। हम क्या करते हैं, उसको बीच में से कट कर देते हैं इस तरीके से। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक पाइप है, ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वायर को लपेट दिया, मान लेते हैं इस तरीके से। ये 3D है ना, सब 2D में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए 3D में बनाना पड़ता है सारी चीजें, तब ये फील आता है क्वेश्चन में। देखिए इस तरीके से मैंने वायर को लपेट दी, ये कुंडली बन गया मान लो, ठीक है ना। इस कुंडली को हमें काटना है, इस तरीके से नहीं काटना है, इसको हमें काटना है यहाँ से, तिरछे से, यहाँ से कट करना है इसको। यहाँ से कट करेंगे 2 पार्ट में। तो जब इसको 2 पार्ट में कट करेंगे तो आपको इस तरीके का पार्ट दिखेगा, एक ऐसा पार्ट दिखेगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इसको जोड़ेंगे तो पूरा कुंडली बनेगा। तो जब इसको बीच में से काट देंगे तो कुछ इस तरीके का पार्ट आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे ऊपर से अगर देखेंगे तो ये वाला जो व्यू है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। जब आप खाली सामने से देखेंगे ऊपर की तरफ से, यहां से, तो आपको केवल क्या दिखेगा, ये वाला लेयर दिखेगा और ये वाला लेयर दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं तो देखिए बीच में से काटने के बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा बनेगा, और उस क्रॉस सेक्शनल व्यू में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहां पे देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ऊपर वाला लेयर, थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ क्योंकि करंट दिखाना है ना उसमें। ये ऊपर वाला लेयर, ये नीचे वाला लेयर, ये तो बहुत ही मोटा हो गया भाई। देखो ये 2 लेयर हो गए। मान लेते ऊपर वाले लेयर में करंट बाहर आ रहा है, नीचे वाले लेयर में करंट अंदर जा रहा है। तो यहां पे करंट बाहर मतलब डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ठीक है। इसमें करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्रॉस, क्या जाएगा, यहां पे क्रॉस आ जाएगा। तो देखिए इसमें सारा तामझाम करके रखा है मैंने, समझाना पड़ता है ना। देखिए जब इसको मोड़ेंगे ना तो उसके अंदर जो हमारे वायर की जो लेयर्स है कुछ इस तरीके से होंगी, शेप में, इस शेप में होगा। जैसे आपके पास ये दिख रहा है तो ये शेप होगा, ठीक है ना। आपको ये वाला पॉइंट दिखेगा ओनली और ये वाला पॉइंट दिखेगा जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरीके से कट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस वाले लेयर में हम मान लेते हैं करंट बाहर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, घूम के फिर ऐसे जा रहा है करंट। इसमें इस तरीके से करंट घूम रहा है, मैं आपको बता दूं इस तरीके से करंट यहां पे घूम रहा है ना। जब इस तरीके से करंट घूमेगा, ठीक, तो इस वाले लेयर में करंट बाहर आ रहा है और इस वाले पोर्शन में करंट कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहां पे इस वाले लेयर में मतलब ये वाला जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाले जितने भी वायर्स होंगे उन सभी वायर्स की हम बात करते हैं। नीचे वाला जो लेयर है वो नीचे की डायरेक्शन, नीचे की दिशा में यहाँ पे जितने भी वायर्स होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें करंट बाहर आ रहा है, इसमें करंट कहां जा रहा है, अंदर। तो इसमें
बाहर, इसमें अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो लेयर है, अब जो देखिए यहां पे ये जो वायर है, पहले ये वाला लेयर, फर्स्ट लेयर, देखिए इसमें करंट कहां है, बाहर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। यहां पे करंट अंदर है तो इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट करेगा। राइट हैंड थंब रूल्स अगेन, देखिए करंट इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट करेगा। यहां पे करंट इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपका इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका इस दिशा में होगा। इस वाले लेयर में करंट इसके अपोजिट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, अपोजिट। सेम इस लेयर में मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, और इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमेगा। इसमें करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और इसमें ऐसे घूमेगा। मतलब इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस वाले में क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से घूमेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से घूमेगा, सॉरी अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, 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 इस तरीके से। समझने की कोशिश करना, ये बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। 2-3 सर्कल्स हमने दिखा रखा है। देखिए अब इस वाले नीचे वाले करंट मैग्नेटिक फील्ड सभी इसी दिशा में है, इसका भी ऊपर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में है। तो इसका मतलब है कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो स्पेस होगा उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है। क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर वो इस तरीके का लाइंस बनेंगे, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा यहां पे, ठीक है। किसके अंदर, परिनालिका के अंदर। जो अभी इससे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया तो सेम वही बनेगा। अच्छा, अगर हम बाहर इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे मान लेते एक पॉइंट Q है और यहां पे मान लेते एक पॉइंट R है, तो इन दोनों पॉइंट पे अगर देखेंगे तो करंट कैसा बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो उसको ऑब्जर्व करते देखिए। अगेन लेता हूं मैं यहां पे एक वायर के थ्रू लेता हूं, ठीक, आपको फील कराने के लिए। देखिए इस वाले यहां पे जो हमने पॉइंट लिया है, भैया हो जाना, इस तरीके का है ना, ये ऐसे बनेगा ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको दिखेगा। तो यहां पे देखिए, अरे यार ट्विस्ट कर देता हूं ना इसको। इसमें ऊपर वाले पोर्शन में करंट बाहर, तो आर में देखिए इस वाले पोर्शन में के लिए करंट कहां आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में परपेंडिकुलर। अच्छा, इस वाले वायर के लिए ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर यहां पे देखिए, यहां पे करंट कहां है, अंदर जा रहा है ना, तो अंदर करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, इस दिशा में। मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा, और इस वाले करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पे लगभग कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड है तो उसके लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, 0। अच्छा, क्यू पॉइंट पे अगर हम बात करें तो देखिए ये वायर हो गया, करंट बाहर, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक ना। करंट इस दिशा में, देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, नीचे जाके इस दिशा में जाएगा, इस तरीके से घूमेगा ना। तो इस वाले पोर्शन के लिए इस क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में जाएगा, तो इस वाले के लिए करंट इस दिशा में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। अच्छा, ये वाला जो लेयर है, इस लेयर के कारण या इस वायर के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो देखिए, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। इस वाले के लिए, मतलब इस वाले के लिए करंट मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, और इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा, दोनों अलग अलग वायर के लिए। तो क्या जाएगा, ये यहां पे अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब
कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और बाहरी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब यह है कि अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ L है और इसका डायमीटर D है, डायमीटर D है, तो डायमीटर जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा है, डायमीटर लेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा है तो हम सोलेनॉइड को इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड या अनंत लंबाई का सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, कंडीशन है डायमीटर मतलब इसकी जो व्यास है या त्रिज्या है वो आपकी लंबाई से बहुत छोटा होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अब डेरिवेशन में। अब हम डेरिवेशन करेंगे। देखिए अब आते हैं डेरिवेशंस में। ये तो आपका एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप रिवाइज करके फिर देखिए, रिमाइंड कीजिए वीडियो को और दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए। कोई डाउट होता है फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। चलिए अब हम सोलेनॉइड का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं यहां पे, जस्ट लाइक दिस। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा। जैसे ये सोलेनॉइड है, बीच में से काट दिया हमने, अगेन रिपीट करता हूं, बीच में से काट देंगे तो ये वाला जो लेयर है, इस लेयर को हमने यहां दिखाया है। ये जो वाला जो लेयर बनेगा वायर्स का वो हमने नीचे दिखाया है। यहां पे करंट बाहर, यहां पे करंट अंदर। तो देखिए यहां पे बाहर की तरफ होगा करंट, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर आउटसाइड, क्रॉस का मतलब है इनसाइड या इनवर्ड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब बाहर की दिशा में, एंड क्रॉस का मतलब होता है आपका इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, कहीं आपके नोटबुक में इसको मेंशन कर लेना। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के कारण हमें इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो लेट अस सपोज ये हमारा इसका अक्ष हो गया। इस अक्ष पे इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम यहां पे एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करेंगे। जब एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बंद लूप चाहिए। तो यहां पे इस बिंदु P से जाता हुआ एक हम एम्पीरियन लूप बना लेंगे। लूप की यहां पे सिमेट्री जो है वो आयताकार होनी चाहिए या वर्गाकार होनी चाहिए। आयताकार ले सकते हैं या वर्गाकार ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक यहां पे इस बिंदु P से जाता हुआ मैं एक आयताकार लूप ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एक आयताकार लूप ले लेता हूं इस तरीके से। ठीक, नेमिंग कर देता हूं इसका P Q R S। देखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा। ठीक है, अभी बनाया था, ड्रॉ किया था डायग्राम हमने, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा था ना, इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर अक्ष पे किसी बिंदु पे, अक्ष पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में कुल फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ऐसे लिखते हैं। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल n है। मतलब एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, कितने हमने वायर को उसके ऊपर लपेटा है, कितनी बार लपेटा है, उसको हम फेरे कहते हैं। तो फेरों की संख्या कितना है, n है। प्रति फेरों में प्रवाहित धारा बराबर कितना, I। मान लेते कितना है,
I धारा प्रवाहित हो रहा है प्रति फेरे में। बहुत बढ़िया। हमने जो एक बंद लूप लिया है, इस बंद लूप की लंबाई माना SR = L है, मतलब इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक वो मान लेते कितना है, L है। ठीक है, लूप को हम इस तरीके से घुमाते हैं, इसके अंदर इस तरीके से घुमाते हैं लूप को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एम्पियर का परिपति नियम यूज करने के लिए हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो हमने एक लूप बनाया है एम्पीरियल लूप PQRST, इस लूप के अंदर कितना धारा घिरा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। 3D डायग्राम है, इमेजिनेशन के अलावा कुछ आपके पास चारा नहीं है। देखिए ये हमारे पास एक लूप है, यहां से करंट सब में से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहां से जो लूप लिया है हमने, वो लूप हमने इस तरीके से लिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से हमने क्या लिया है, लूप। देखिए जो लूप हम बना रहे हैं उस लूप के अंदर केवल ये इस वाले करंट को हमने इंक्लूड किया है। जो यहां से करंट इस तरीके से आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, उन करंट को इंक्लूड किया। नीचे वाले करंट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, नीचे वाला जो करंट है, ये वाला जो करंट है वो उस लूप से बाहर है। अगेन देखिए ये यहां से करंट आया, सॉरी लूप हमने बनाया है, तो यहां से एक लाइन आया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे फिर ऐसे आया, है ना। तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन कवर्ड है बस, मतलब इस वाले पोर्शन को हमने घेरा है, इस वाले पोर्शन को हमने बिल्कुल भी नहीं घेरा है। तो इसीलिए इस लूप के लिए अगर हम बात करेंगे तो केवल ये वाले करंट होंगे, जो डॉट डॉट लाइन से हमने दिखा रखा है, ये वाला करंट होगा। तो देखिए बंद लूप, बंद एम्पीरियन लूप PQRS द्वारा घिरा कुल धारा या उसे प्रवाहित होने वाली कुल धारा I नेट, इसको दिखाता हूं मैं I नेट से। I नेट बराबर, देखिए कुल कितनी धारा है, तो देखिए इस वाले वायर से I धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे I धारा आ रहा है, यहां से I धारा बाहर आ रहा है, यहां से I, यहां से I और यहां से I। तो कितना हुआ, I प्लस I प्लस I प्लस I प्लस I प्लस I। तो इस तरीके से I को कितनी बार जोड़ देंगे, N बार, क्योंकि इसके अंदर कुल कितने फेरे होंगे, मान लेते हैं कैपिटल N फेरे हैं, तो कुल कितनी धाराएं हो जाएंगे, I को हम कैपिटल N टाइम्स जोड़ देंगे, I प्लस I प्लस I प्लस I ऐसे डॉट डॉट कहां तक, N तक। तो जब I को N टर्म्स तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो NI हो जाएगा। तो यहां पे एम्पीरियन लूप PQRSP द्वारा घिरा कुल धारा जो हो जाएगा I इंटू N, जहां N कुल फेरों की संख्या है, जहां N कुल फेरों की संख्या है। बहुत बढ़िया, N कुल फेरों की संख्या हो गया। अच्छा N बराबर कुल फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, N कुल फेरों की संख्या जो इस एम्पीरियन लूप के द्वारा घिरा हुआ है वो कितने फेरे होंगे, तो हमें पता है कि प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं और लूप की लंबाई l है, तो nl हो जाएगा, स्मॉल n इंटू l हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n इंटू l हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहां से इस कैपिटल N का वैल्यू रख देंगे तो यह NIL, इसकी जगह NL हो जाएगा, तो NIL, या इसको लिखिए INL। ये नेट करंट हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एम्पीरियन लूप के चारों ओर B का रेखीय समाकलन, B का क्या करना है, हमें रेखीय समाकलन लेना है। तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये जो एम्पीरियन लूप है PQRS, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो अलग अलग भुजाओं का क्या करेंगे, हम लाइन इंटीग्रल लेंगे। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन ऑफ B dl ले लेते हैं RS का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा R से
क्यू के लिए, आर क्यू के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा क्यू पी के लिए, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और ये हो जाएगा आपका पी एस के लिए। क्या जाएगा? पी एस के लिए। मतलब जो टोटल बी का जो लाइन इंटीग्रल है, टोटल लाइन इंटीग्रल जो है उसको हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक आयताकार लूप है, और आयताकार लूप के कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं का अलग अलग हम क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रल करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहां पे आर एस, आर और एस जो है इस लाइन में है, इसी लाइन में है, तो इसका बी के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि सेम दिशा में है। अच्छा, आर क्यू आर बी के साथ कितने डिग्री के कोण पर है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अच्छा, पी एस बी के साथ कितने डिग्री कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर है। अच्छा, यहां पे बाहरी बिंदु पर मैंने बताया था अनंत लंबाई के धारावाही चालकतार के कुंडली के कारण बाहरी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट कैंसल आउट। यहां पे भी दोनों अपोजिट कैंसल आउट। बहुत बढ़िया। तो यहां पे आर एस के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री आर एस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यू के लिए बी डी एल कॉस 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था? कॉस थीटा, और प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस क्या है? क्यू पी। यहां पे बी कितना होगा? 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू डी एल क्यू पी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल पी एस के लिए कोण कितना है? 90, तो बी डी एल कॉस 90। तो देखिए इसमें cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म सबका 0 हो जाएगा, और इसमें खुद मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सब 0, तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल किसके लिए? आर एस के लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, बी तो होगा कांस्टेंट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? वो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा, आर एस से आर तक की टोटल लंबाई कितना आपका? एल है, तो यह जाएगा आपका बी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया? बी एल आ गया। इतना चीजें आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लगाते हैं एम्पीयर का परिपथीय नियम। नेट करंट लग देता हूं मैं, यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? कहता है कि बी का जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एम्पीरियन लूप द्वारा घिरा कुल धारा। तो घिरे कुल धारा कितना? आई नेट हो गया, आई नेट, तो ये म्यू नॉट इनटू आई नॉट हो गया आई एन एल। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना आ रहा है? बी एल। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल की जगह हम क्या लिख सकता हूं? बी एल लिख सकता हूं, तो ये जाएगा बी एल, देन एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब कुंडली के अंदर अनंत लंबाई के जो परिनालिका है, सोलेनॉइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए फॉर्मूला गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या गया? म्यू नॉट एन आई। तो देखिए यहां पे B जो है वो प्रोपोर्शनल है N के, एंड B जो है वो प्रोपोर्शनल है I के। इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो जितने ज्यादा हम फेरे उसके अंदर लपेटेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस प्रति फेरे में जितना ज्यादा हम करंट प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये जो है फॉर्मूला होता है किसी अनंत लंबाई के परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आपको फॉर्मूला दिख जाए कि परिमित लंबाई के धारावाही चालकतार के कारण, परिमित लंबाई के धारावाही चालकतार के कारण, परिमित लंबाई के परिनालिका के कारण
परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, दैट इज B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन साइन नहीं कॉस में जाता है, क्या जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये कोई परिमित लंबाई की, देखिए ये अनंत लंबाई का है, ये परिमित लंबाई का है। परिमित लंबाई मतलब एक छोटा सा परिनालिका है जिसका व्यास और लंबाई लगभग लगभग बराबर ही है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको हम परिमित लंबाई के परिनालिका कहेंगे। उस परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके अक्ष मतलब उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2 कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा, जैसे हमारे पास ये परिनालिका होगी ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये करंट्स हो गए, यहाँ पे ये करंट्स हो गए, क्रॉस से हमने दिखा दिया करंट्स को यहाँ पे। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट P पर, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ये हमारा अक्ष हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस बिंदु तक का या इस एंड का एंगल किसके साथ, एक्सिस के साथ बनाएंगे, ये थीटा 2, कितना लेंगे, थीटा 2। वही यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट एंड तक का एंगल लेंगे, दैट इज थीटा 1। तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 सेम डायरेक्शन से मेजर करेंगे, ये थीटा 1 एंड थीटा 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो परिमित लंबाई का परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये आता है जब आप IIT की या IIT की प्रिपरेशंस करते हैं या नीट की प्रिपरेशंस करते हैं, NDA की प्रिपरेशंस करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए, पूरा इसका डेरिवेशन है, किस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना दूंगा, मतलब उसके बाद बना दूंगा, कभी भी जब टाइम मिलेगा बना दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि टोरॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके एक्सिस पे या उसके क्रूड के अंदर, उसके बाहर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड उसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।